हाँ, तो अब तक हम लोग लेक्चर 5 तक कर चुके थे। लेक्चर 6 आज हम लोग करेंगे बच्चों, और लेक्चर 6 में हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो चलो देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक लगाओगे क्रिस्टल लैटिस, ये क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस होता है 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज crystal lattice. 3-dimensional regular arrangement of points is known as crystal lattice. तो यहां लिखेंगे 3-dimensional regular arrangement of points in a space is called crystal lattice. It is also known as, इसको हम लोग स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। It is also known as स्पेस लैटिस। तो चलो, ये तो डेफिनेशन था बच्चों। हम लोग क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और इस क्रिस्टल लैटिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। जैसे ही हम लोग 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग इमेजिनेशन करने के लिए स्पेस में जाता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का अरेंजमेंट यहां पर करते हैं। मान लो एक पॉइंट्स इस तरीके से ले लिया हमने, इस तरीके से पॉइंट्स को अरेंज किया, एक लाइन में पॉइंट्स को इस तरीके से अरेंज किया। अब इस दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट को रख दिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट रखा, फिर इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। थर्ड लेयर जो हम लोग ले रहे हैं, इस पॉइंट के जस्ट नीचे ये होगा, इसके जस्ट नीचे ये होगा, इसके जस्ट नीचे ये होगा, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये और इसके जस्ट नीचे ये। फिर अगर हम फोर्थ लेयर की बात करें तो फिर से वापस ये जो बीच वाला था उसके नीचे डालो, फिर बीच वाले के नीचे डालो, बीच वाले के नीचे डालो, बीच वाले के नीचे डालो और फिर इस वाले बीच वाले के नीचे डालो और इस बीच वाले के नीचे डालो, ठीक है। ये अरेंज किया गया है पॉइंट्स को, आइडेंटिकल पॉइंट्स को माइनस स्पेस में। मान लो ये हमारा 2D फिगर है, 2D प्लेन में मैंने पॉइंट्स को अरेंज किया। मैंने पॉइंट्स को किस तरीके से अरेंज किया, यहां ध्यान से देखो। फर्स्ट लेयर में हमने पॉइंट्स को लिया 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिया, ठीक है। अब दो पॉइंट्स के बीच में सेकंड लेयर में मैंने पॉइंट का जो अरेंजमेंट किया है वो दो पॉइंट के बीच में रखा है, हर दो के बीच में रखा गया, ठीक है। ये सेकंड लेयर का। फिर जो थर्ड लेयर क्या है, पहले वाले लेयर के जस्ट नीचे रखा गया है, ठीक है। फोर्थ लेयर जो मैंने लिया है फिर वापस फर्स्ट सेकंड लेयर के जस्ट नीचे रखा गया, सेकंड लेयर के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर रखा गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट पॉइंट्स का किया गया। एक दूसरा अरेंजमेंट मैं दिखाता हूं यहां पे। इसमें क्या किया गया है कि हर पॉइंट्स के ऊपर हमने पॉइंट्स रखा या नीचे पॉइंट्स रखा, इसके जस्ट नीचे, 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 इसके जस्ट नीचे। फिर थर्ड लेयर बनाओगे, ये हो गया, इस तरीके से आप बना लो, इस तरीके से। फिर फोर्थ लेयर मान लो बनाना है जस्ट नीचे, ठीक है। इन दोनों अरेंजमेंट में डिफरेंस है। दोनों अरेंजमेंट डिफरेंस क्या है कि यहां पर दो कंस्टिट्यूएंट या दो पॉइंट्स के बीच में दूसरे लेयर का पॉइंट्स को रखा गया है, और यहां पे क्या है कि फर्स्ट लेयर के जो पॉइंट्स हैं उसके जस्ट नीचे एक के ऊपर एक रखा गया। मतलब इस तरीके से स्टार्टिंग किया गया है कि एक मान लो घड़ा है, घड़े के ऊपर घड़ा 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 रख दे, एक घड़ा रखा जिसका जो मुंह माउथ होगा वो नीचे की तरफ होगा, उसके ऊपर फिर उसका माउथ रखेंगे, इस तरीके से रखा गया। एक एक अरेंजमेंट हुआ। अब क्या हुआ कि दो घड़े को पूरे माउथ पे एक लेयर बनाया माउथ पे, अब इन दोनों के बीच में एक घड़ा रख दिया गया, ठीक है। दोनों घड़ा के बीच में जो बीच वाला स्पेस थोड़ा बचेगा उसके ऊपर घड़ा रखा गया। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है। या ऐसा समझो कि एक लड्डू के डब्बे में लड्डू अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, पहले एक लेयर बनाए,
फिर दो लड्डू के बीच में एक लड्डू डाला, उसका एक लेयर बनाया, फिर तीसरा लेयर पहले वाले लड्डू के ऊपर रखा, ठीक है। फिर जो फोर्थ लेयर बनाएंगे लड्डू का, वो कैसे बनाएंगे, सेकंड लेयर के जैसा। फोर्थ लेयर कैसा बनाएंगे, सेकंड लेयर के जैसा बनाएंगे। तो ये किस तरीके से अरेंज करेंगे। दूसरा क्या होगा कि एक लड्डू के ऊपर एक 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 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे रखते गए। और इसमें क्या किए, 1 2 3 4 रखा, फिर इन दोनों के बीच में एक लड्डू रख दिए, ठीक है। अब इसके बीच जो स्पेस पड़ेगा उसके ऊपर रखेंगे। तो ये इमेजिनेशन का चैप्टर है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल पॉइंट बोलेंगे। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल पॉइंट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल पॉइंट। जब क्रिस्टल पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, जैसे किसी क्रिस्टल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, लेट अस सपोज कि इस क्रिस्टल पॉइंट को इस क्रिस्टल पॉइंट से और फिर इसको इससे इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। उसी तरीके से इस पॉइंट को मान लो इससे जोड़ दिया और इस पॉइंट को नीचे ले आया, जिसको नीचे से जोड़ दिया। अब थोड़ा गौर से देखो, एक सर्टेन ज्योमेट्री मिल रहा है हम लोगों को। जब व्हेन द क्रिस्टल पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, तो एक सर्टेन ज्योमेट्री मिल रहा है। अब आगे हम इसको रिपीट करेंगे तो इसी तरह का स्ट्रक्चर रिपीट होता चला जाएगा। तो ये जो सर्टेन ज्योमेट्री मिला आफ्टर ज्वाइनिंग बाय द लाइंस, then when the lattice points are joined by the lines, a certain type of geometry is obtained। यहाँ जो ज्योमेट्री बना ये कैसा बन रहा है, क्यूबॉइडल बन रहा है। क्या कैसा बन रहा है, क्यूबॉइडल बन रहा है। तो क्यूबॉइडल कैसा ज्योमेट्री होता है, 3D ज्योमेट्री होता है। इसमें x y z तीन एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट्स का अरेंजमेंट देखेंगे। कितने एक्सिस के अलोंग देखेंगे, 3 एक्सिस के, x y एंड z एक्सिस के अलोंग देखेंगे। ये हमारा क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बार बार इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में रिपीट होगा। ये सारी इस तरह के क्यूबॉइडल कई क्यूबॉइडल बनकर एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और ये जो यूनिट रिपीट हो रहा है, जो क्यूबॉइड रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट सेल बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिट सेल बोल देंगे। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या करें, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखो तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल शेप का बनेगा। ये रेक्टेंगल शेप का बनता जा रहा है, एक ही तरह का शेप रिपीट हो रहा है पूरे लैटिस। ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको लैटिस बोलते हैं। सिंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस बोलेंगे। और बहुत सारा लैटिस है तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर देंगे, लैटिसेज वर्ड यूज करेंगे। और ये सारे लैटिस मिलकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। अब कौन सा, ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है पूरे में, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट सेल बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिट सेल बोल देंगे। समझ में आ रही बात। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। इट इज आल्सो नोन एज स्पेस लैटिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। कैसे समझेंगे, तो हमने क्या किया कि इस प्लेन में अरेंजमेंट किया पॉइंट्स का। दो तरीके से अरेंजमेंट किया, एक फर्स्ट लेयर बनाया, अब दो कंस्टिट्यूएंट, दो पॉइंट्स के बीच सेकंड लेयर के पॉइंट्स को रखा, फिर थर्ड में पहले वाले लेयर के ऊपर पॉइंट्स को अरेंज किया, फिर फोर्थ लेयर में मैंने क्या किया, थर्ड लेयर के दो कंस्टिट्यूएंट या दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर दिया, पॉइंट्स का लेयर बनाया। तो इसके पॉइंट्स को जब मैंने लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो मेरे को क्यूबॉइडल ज्योमेट्री मिला। अब इस तरह की ज्योमेट्री बार बार रिपीट होगा और ये सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें तो इसमें कई क्यूबॉइड्स बनेंगे। ये सारे क्यूबॉइड्स मिलकर क्यूबॉइडल शेप का क्रिस्टल लैटिस बना देगा। कैसा शेप का बना देगा, क्यूबॉइडल शेप का लैटिस बना देगा। तो कौन सा शेप बार बार रिपीट हो रहा है, तो जिस शेप का लैटिस बार बार रिपीट होता है उसको उसका यूनिट सेल बोल देते हैं। तो क्यूबॉइडल शेप का, इसलिए यहाँ का जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा, क्यूबॉइडल होगा। यहाँ देखो किस तरह का ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रहा है, रेक्टेंगल के जैसा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बोल देंगे। क्लियर है। ये हमारा 2D यूनिट, ये क्या हो जाएगा, 2D क्रिस्टल होगा। ये क्या होगा हमारा 2D क्रिस्टल, और इसके अरेंजमेंट से क्या बनेगा हमारा 3D क्रिस्टल बनेगा। क्लियर है। तो यहां इसके अरेंजमेंट से जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 3D क्रिस्टल लैटिस।
3D क्रिस्टल लैटिस। तो ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस को कैसे समझेंगे। क्रिस्टल लैटिस दो तरह का होगा, एक 2D क्रिस्टल लैटिस और दूसरा 3D क्रिस्टल लैटिस। अब 2D क्रिस्टल लैटिस को अगर हम लोग गौर से देखें तो इसमें क्या होता है, 2D क्रिस्टल लैटिस में अब इस एक को हम यहाँ पे अलग बना ले रहे हैं, ये मान लो रेक्टेंगुलर शेप का था, ठीक है। अगर इसके पैरामीटर्स की बात करोगे, इसके पैरामीटर्स की बात करोगे यूनिट, तो इसको यहां से निकाल लिया। यहां से निकालने के बाद, यहां से निकालने के बाद क्या हुआ, यहां पे देखो इसमें क्या है, इसको आगे खींचो, इस एक्सिस में एज लेंथ होगा, इस एक्सिस में लेंथ होगा, ठीक है। तो इन दो लेंथ, इसकी लेंथ इसके बराबर है, मान लो ये ए है तो ए होगा, ये बी है तो बी होगा। रेक्टेंगल तो आप लोग जानते हो मैथ्स में कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। तो रेक्टेंगुलर शेप का क्रिस्टल जो है सॉरी लैटिस जो है वो रिपीट हुआ है इसमें, और इसके कॉम्बिनेशन से जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप का क्रिस्टल लैटिस देगा, ठीक है। अब इस यूनिट सेल की बात करें, इस यूनिट सेल के मेजरमेंट के लिए हमको दो पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर क्या चाहिए कि एज लेंथ चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कि दोनों एज के बीच यानी दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होगा वो चाहिए। मतलब two dimensional lattice is characterized by the two parameters, one is the edge length and the second is the angle between the edges, या फिर ऐसा कहो कि one is the length of sides and the second one is the angle between the sides। तो angle between the sides क्या होगा, रेक्टेंगल के केस में 90 डिग्री होगा, अपोजिट साइड्स क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, यह टॉपिक कवर हो गया। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लिया, कैसे किस तरीके से रिपीटिंग यूनिट होगा। एक क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल में जो रिपीटिंग यूनिट होगा उसको हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे या उसको लैटिस बोलेंगे, ठीक है। लैटिस, बहुत सारे लैटिस मिलकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो रिपीटिंग लैटिस था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिट सेल बोल रहे थे। रिपीटिंग यूनिट को क्या बोल रहे थे हम लोग, यूनिट सेल बोल रहे थे, या फिर ऐसा बोलो कि रिपीटिंग लैटिस को क्या बोल रहे थे, यूनिट सेल बोल रहे थे। तो रिपीटिंग लैटिस अभी हम लोग देखे थे दो तरह का था, एक तो रेक्टेंगल शेप का दिखाया गया था पीछे, और दूसरा एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल, मान लो क्यूब या क्यूबॉइडल शेप का, जो पीछे क्यूबॉइडल शेप का दिखाया गया था, इस तरीके का कुछ था। क्यूबॉइड तो आप लोग मैथ्स में पढ़े हो, मैथ्स क्यूबॉइड क्या होता है मालूम है आप लोगों को। तो इस तरीके से था, इस तरीके से पॉइंट्स का अरेंजमेंट था इसमें, इस तरीके से मालूम पॉइंट्स का अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स का अरेंजमेंट कहाँ था, इस तरीके से पॉइंट्स का अरेंजमेंट था। ये 2D लैटिस था, ये क्या था हमारा 2D लैटिस, और ये क्या है हमारा 3D लैटिस। समझ में आई बात। इस 3D लैटिस, इस 2D लैटिस को हम लोग क्या बोलेंगे, 3D यूनिट से, इसको क्या बोलेंगे 3D यूनिट से, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2D यूनिट से। 2D यूनिट सेल कितने तरह के होंगे बच्चों, तो 2D यूनिट सेल जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होंगे, 5 टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल के 5 टाइप होंगे, कौन कौन होंगे। फर्स्ट, ये स्क्वायर शेप का होगा, दूसरा रेक्टेंगुलर होगा, थर्ड जो होगा हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, हेक्सागोनल होगा, पैरेललोग्राम होगा, और फिफ्थ जो होगा वो रोम्बोइडल होगा। ये 5 टाइप के क्या होंगे 2D यूनिट सेल होंगे।
तो अगर यूनिट सेल स्क्वायर शेप का होगा तो क्रिस्टल लैटिस भी कैसा होगा, स्क्वायर शेप का होगा। रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगल शेप का होगा। हेक्सागोनल होगा तो हेक्सागोनल शेप का होगा। पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम शेप का होगा। और रोम्बोहेड्रल होगा तो रोम्बस के शेप का होगा तो रोम्बोहेड्रल होगा। क्लियर है? तो ये 5 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अब 3D यूनिट सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3D यूनिट सेल को 3D यूनिट सेल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। टोटल 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन इसको सिंपली समझने के लिए क्या करते हैं, 3D यूनिट सेल को दो पार्ट में बांट देते हैं, प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, तो 3 + 1 कितने हो गए? 4। तो 3D यूनिट सेल के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रिमिटिव, और इस प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। और सेंटर्ड यूनिट, सिंपल यूनिट सेल किसको बोलेंगे? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जो होंगे, जो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वो कहाँ होंगे बच्चों? कॉर्नर्स पे होंगे। तो मान लो ये यूनिट सेल है हमारा, इसको हमने एक यूनिट सेल बना रखा है, इसको यूनिट सेल बना दिया, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट होगा, जो पॉइंट्स का अरेंजमेंट होगा, जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोल रहे थे, जो किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट होंगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि इसके हम लोग 3 पार्ट करते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल। दूसरे को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टोटल कितने हो गए? 3D यूनिट सेल के 4 टाइप्स हो गए। फर्स्ट प्रिमिटिव और सिंपल, सेकेंड सेंटर्ड, इसके 2 पार्ट, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ये पार्ट हो गए हमारे 3D यूनिट सेल के। और यूनिट सेल हमारे क्या होते थे बच्चों? यूनिट सेल होता था रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो यहां पर लिख रहा हूं, यूनिट सेल क्या होते हैं, यहां लिख देता हूं, रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस is known as यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या हो गया बच्चों? रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल तो कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, 2D यूनिट सेल और 3D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल के 5 टाइप्स होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बोहेड्रल। 3D यूनिट सेल को 2 पार्ट में बांटते हैं बेसिकली, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। तो टोटल मिलाकर 3D यूनिट सेल 4 टाइप के हो गए। कौन कौन हो गए? सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 तरह के यूनिट सेल। अब ये कैसे पहचानेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल को, 3D प्रिमिटिव यूनिट सेल को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें ध्यान से देखोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट होगा, जो लैटिस पॉइंट होगा, वो सिर्फ कॉर्नर पे होगा, ठीक है। बॉडी इसमें जो होगा सेंटर्ड वाले में कॉर्नर्स के अलावे बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हो जाएगा। फेस के सेंटर पे होगा कॉर्नर्स के अलावे, तो उसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देंगे। इन सेंटर का मतलब होता है 2 अपोजिट फेसेस पे अगर होता है, कहां? 2 अपोजिट फेसेस पे इन एडिशन टू कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं।
अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सेंटर में। सेंटर में 3 था, एक बीसीसी था। बीसीसी का कैसा हम लोग 3 देखे थे बीसीसी। तो बीसीसी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो किस तरह का बीसीसी होगा। बीसीसी यूनिट सेल देखने के लिए मान लो हमने एक रेजिमेंट बनाया, ये इस तरीके का है। ठीक है, अब इसमें एटम्स जो होगा वो कॉर्नर पे होगा। इसके अलावा पूरे यूनिट सेल के सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में हो, ऐसे यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर एक क्यूबिकल होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर का क्या मतलब होगा, तो यहां ध्यान से देखना है। इसी तरह का अरेंजमेंट बनाएंगे हम लोग। इस तरीके से बना लिया। फेस सेंटर में क्या होगा बच्चों, देखो ये कॉर्नर्स के अलावे कहां होंगे, फेस के सेंटर पे, यहां इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे। कितने सेंटर हो गए, किसके कितने फेस हो गए, 4। एक ऊपर एक नीचे का जो नहीं दिखेगा उसको हम यहां देखा। टोटल कितने सेंटर हो गए, इसको हम लोग 6। फेस में कितने सेंटर हो गए, हर फेस का एक सेंटर, तो कितने सेंटर पोजीशन होगा एफसीसी में, 6 सेंटर पोजीशन होगा। जो का किसका फेस, किसका सेंटर होगा, फेस का सेंटर होगा। इसको हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड वन था हमारा बच्चों जिसको हम लोग बोल रहे थे एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता था कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, इसके अलावे 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे हो। इसके अलावा कहां होगा, 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा। तो ये कॉर्नर्स पे मैं लगा दे रहा हूं, ये इस तरीके से कॉर्नर पे लगा दिया। 2 अपोजिट फेस, मान लो ये है तो इसके अपोजिट फेस कहां, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फिर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बॉडी सेंटर कैसा होगा, फेस सेंटर कैसा होगा, एंड सेंटर कैसा होगा। ठीक है, अब जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कंट्रीब्यूशंस ऑफ atoms placed at the corner, contribution of atoms placed at the face center, contribution of atoms placed at the body center, इसकी बात करेंगे। कितना देर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे यूनिट सेल का। यूनिट सेल में हम लोग देखे 3D यूनिट सेल के 4 टाइप होंगे। फर्स्ट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड बॉडी की सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ वन जो था वो इन सेंटर्ड यूनिट सेल था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एटम्स प्लेस थे कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा क्रिस्टल लैटिस में। तो क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के जो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट जो लैटिस पॉइंट था उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। और लैटिस पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट होते हैं।
वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट कॉर्नर। ये कितना होता है? 1/8 का। कैसे समझेंगे बच्चों? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझ जाओगे। थोड़ा सा इमेजिन करना। मान लो ये हमारा था यूनिट सेल, ये यूनिट था, सेल था हमारा। इस यूनिट सेल में एटम को अरेंज कर रहा हूं मैं कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स। अब तो गौर से देखना, ये पूरे ये स्फीयर है, पॉइंट ये है हमारा, सेंटर ये है। तो सेंटर से इतना तो दिख रहा है, साफ हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट अगर मैं इसको यहां से ले जाऊं तो ये हाफ पार्ट होगा, हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट अंदर। और हाफ पार्ट में भी पूरा पार्ट यूनिट सेल के अंदर नहीं है। ठीक है? तो कितना पार्ट आ रहा है? तो पहले तो मैं इसको आधा हटा देता हूं। अगर मैं इसको आधा हटा दिया तो कुछ इस तरह का होगा, इस तरीके का। अब इस पॉइंट को हमने कहां रख दिया? यहां रख दिया। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से एक लाइन इधर जाएगा, दूसरा पॉइंट इधर जाएगा, तीसरा नीचे की तरफ, तीसरा नीचे की तरफ। ठीक है? और फोर्थ किधर की तरफ? देखो ऐसे समझो, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक इस तरफ जाएगा और एक नीचे आएगा। और एक मान लो इसको समझ लो आसानी से समझने के लिए ट्रिक के तौर पे। तो कितने पार्ट में कंट्रीब्यूट हुआ? 1 2 3 4 पार्ट में। ठीक है? तो आधा 1/4 है और आधा ऊपर था। ठीक है? आधे का 1/4 तो पूरे का क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये आधे का 1/4 पार्ट इसके अंदर आ रहा है, आधे का 1/4 पार्ट इसके अंदर आ रहा है, तो पूरे का कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट कॉर्नर कितना होगा? 1/8 का। ठीक है? तो नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन बाय, अब दूसरा देखते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय बॉडी सेंटर। कंट्रीब्यूशन बाय एटम एट बॉडी सेंटर कितना होगा? तो अब थोड़ा गौर से समझना। अगर इसी यूनिट सेल में, यहां यूनिट सेल बना रहा हूं, यहां मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं, देखो फिर ठीक से देखो, ये हमारा यूनिट सेल होगा इस तरीके से। अब इस यूनिट सेल में बॉडी का सेंटर कहां होगा? यहां पे होगा। अब इस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 का होगा। क्योंकि अब देखो ये 8 जो, ऐसा समझो कि 8 जो बॉल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है? तो जब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे 8, ये और ये,